नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भवानी प्रसाद मिश्र की एक ऐसी कविता के बारे में जो शायद थोड़ी बेचैन कर दे। कविता का नाम है गीत फरोश। ये एक कलाकार के उस अंदरूनी संघर्ष की कहानी है जहां उसे अपनी कला और पेट की आग में से किसी एक को चुनना पड़ता है। कविता की शुरुआत ही देखें, कितनी सीधी और चौंकाने वाली लाइन से होती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो एक तरह का कबूलनामा है, एक ऐसी घोषणा जो सुनने वाले को झकझोर कर रखते और हमें सीधे कविता के मेन कॉन्फ्लिक्ट में ले आती है। देखिए, इस कविता में कवि कोई शाही शायर नहीं है, बल्कि वो तो बाजार में खड़ा एक फेरी वाला है। पर उसका माल कोई मामूली चीज नहीं, बल्कि उसके अपने लिखे गीत हैं, उसकी अपनी भावनाएं हैं जो अब बिकाऊ हो चुकी हैं। यहाँ कला को, आर्ट को एक कमर्शियल प्रोडक्ट की तरह देखा जा रहा है। जैसे बाजार में कोई सब्जियां या कपड़े बेचता है, बिल्कुल वैसे ही कवि अपनी भावनाओं से बने गीत बेच रहा है, जिनका अब एक दाम लग चुका है। और बस यहीं से कवि एक व्यापारी की तरह अपनी सेल्स पिच शुरू कर देता है। वो ग्राहकों को लुभाने के लिए अपने गीतों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट गिनाता है। और जानते हैं, इस पूरी लिस्ट में एक गहरा चुभने वाला व्यंग छिपा हुआ है। यहां गीतों को जिंदगी की परेशानियों का एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बनाकर बेचा जा रहा है। अरे, सिर दुख रहा है क्या? उसके लिए भी एक गीत है। अकेले हैं तो ये गीत ले जाइए, प्रेमी को पास बुलाएगा। मतलब कला की आत्मा को साइड में रखकर उसे एक जरूरत की चीज बना दिया गया है। ये लाइन दिखाती है कि कवि कैसे हर तरह के ग्राहक को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कोई कपड़े वाला रेशम और खादी दोनों बेचता है, ठीक उसी तरह उसके पास हर क्लास, हर पसंद के लिए गीत मौजूद हैं। कवि के पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। उसकी इन्वेंट्री में हर तरह के इंसानी अनुभव के लिए गीत मौजूद हैं। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि लगभग बेतुकी लगने लगती है। और सच कहूं तो यही इस कविता का असली दर्द है। सोचिए, ये तो क्रिएटिविटी के व्यवसायीकरण की हद है। कला अब किसी प्रेरणा से नहीं, बल्कि कस्टमर के ऑर्डर पर बन रही है। बस बताइए क्या चाहिए और गीत हाजिर हो जाएगा। ये प्रेरणा की मौत है और व्यापार का जन्म। तो ये जो लंबी चौड़ी और व्यंग्य से भरी सेल्स पिच थे, इसके बाद कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ आता है। सवाल ये उठता है कि आखिर एक कलाकार अपनी आत्मा का सौदा करने पर मजबूर ही क्यों हुआ। आइए इसके पीछे की वजह को समझते हैं। अब हम कविता के इमोशनल कोर में जा रहे हैं। वो व्यापारी वाला मुखौटा अब उतरता है और उसके पीछे छिपा हुआ एक टूटा हुआ शर्मिंदा कलाकार अपनी असली भावनाएं सामने रखता है। ये एक कन्फेशन है। कवि मान रहा है कि हां, शुरू में उसे अपने ही काम पर, अपनी कला को इस तरह बेचने में शर्म आती थी। ये लाइन उसके अंदर चल रहे गहरे संघर्ष को दिखाती है, जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसकी शर्म का कारण था कला की पवित्रता और उसे एक बेकाऊ चीज बनाने के बीच का ये टकराव। क्या कोई अपनी आत्मा का सौदा कर सकता है? यही वो सवाल था जो उसे परेशान कर रहा था। यहां कवि खुद को सही ठहराने की एक, कह सकते हैं, कमजोर सी कोशिश करता है। वो अपने काम की तुलना समाज में हो रहे बड़े नैतिक पतन से करता है। वो सोचता है कि भाई, जब लोग अपना ईमान तक बेच रहे हैं तो गीत बेचना शायद उतना बड़ा पाप तो नहीं है। तो अब हम इस कविता के सेंट्रल थीम पर और गहराई से बात करेंगे। ये वो संघर्ष है जो शायद हर कलाकार कभी न कभी महसूस करता है। कला की पवित्रता और पेट की जरूरत के बीच का संघर्ष। ये दिखाता है कि कवि ने अब एक व्यापारी की भाषा और उसके तौर तरीके पूरी तरह से अपना लिए हैं। वो अपने गीतों के गुण गिना रहा है, मोल भाव कर रहा है, क्योंकि अब उसकी कला ही उसका व्यापार बन चुकी है। और यही तो इस कविता का सबसे बड़ा कटाक्ष है। जब कला एक वस्तु बन जाती है तो उसकी आत्मा की कोई कीमत नहीं रह जाती, सिर्फ उसका दाम रह जाता है। इस कविता के दर्द को अगर पूरी तरह समझना है तो हमें इसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र और उस दौर को भी जानना होगा जिसमें ये लिखी गई थी। आखिर कोई भी कला अपने समय से कटकर नहीं रह सकती। ये कविता यूं ही नहीं लिखी गई थी। ये आज़ादी के बाद के भारत की उस सच्चाई पर एक रिएक्शन थी जहां लोगों का मोह भंग हो रहा था और नई सामाजिक आर्थिक मजबूरियां पैदा हो रही थीं। नई कविता आंदोलन इसी हकीकत को आवाज दे रहा था। और आखिर में आता है कवि का ये अंतिम, दिल दहला देने वाला कबूलनामा। ये उसके सारे संघर्ष और उसकी हार का क्लाइमैक्स है। इसमें कोई बहाना नहीं है, कोई तर्क नहीं, बस एक लाचार कलाकार की कड़वी और बेबस सच्चाई है। सोचिए, 70 साल से भी ज्यादा पुरानी ये कविता आज भी कितनी रेलेवेंट लगती है। आज के क्रिएटर्स की दुनिया में, जहां कला का व्यवसायीकरण और भी ज्यादा बढ़ गया है, ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि कला और व्यापार के बीच की ये लड़ाई आखिर कितनी बदली है।
या शायद बिल्कुल भी नहीं बदली?